Good morning, students. Today in this video, we will study exercise 4.2 from the book Ordinary Differential Equations of Jeevan Sons Publications. In this video, we will study the case when in the differential equation, the right hand side we have function of x. जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसमें जो आपने इक्वेशंस पढ़ी थी वो इस टाइप की थी कि आपके पास लेफ्ट साइड में सारे y के डेरिवेटिव और y वाली जो टर्म्स थी वो थी और राइट साइड पर आपके पास जीरो था। अब इस एक्सरसाइज से ऑनवर्ड्स जितनी भी एक्सरसाइज हैं उनमें हम वो वाला केस डिस्कस करेंगे जब राइट हैंड साइड पर क्या हो एनी फंक्शन ऑफ x। तो अब मैं क्या कह रही हूँ कि आप सबसे पहले ये जो जितना काम आपने फर्स्ट इक्वेशन में किया है उतना स्टेप आपको हर फर्दर फोर्थ चैप्टर की एक्सरसाइज में सेम करना है। एडिशनल काम आपका क्या होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने का। तो अब क्या कह रहे हैं हम इस थ्योरम में कि ये जो इक्वल टू जीरो वाली इक्वेशन है, अगर मैं कहूँ कि ये उसका कंप्लीट सॉल्यूशन है और इक्वल टू एक्स वाली जो इक्वेशन है कि ये उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, तो आप अगर इन दोनों को प्लस कर देंगे तो वो इस इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। इसको यहाँ इसने एज ए रिजल्ट भी देखिए एक्सप्लेन किया हुआ है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब मुझे फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, ये कंप्लीट सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन का सम होगा। एक सॉल्यूशन को मैं कहूंगी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरे सॉल्यूशन को कहेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के ही डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स अब हम स्टडी करेंगे। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू जीरो लेने के बाद जो आपकी इक्वेशन बनती है आप उसका जनरल सॉल्यूशन जो आपने एक्सरसाइज 4.1 में निकालना सीखा है वही सॉल्यूशन आपकी इस सॉल्यूशन का इक्वेशन का क्या बन जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और फिर आप पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे वो अब हम इस एक्सरसाइज में स्टडी करेंगे। यहाँ पर एक दो डेफिनेशन और टर्म्स जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो इस एक्सरसाइज की थ्योरम्स हैं वो हम एग्जाम्पल स्टडी करने के बाद पढ़ेंगे कि 1/fd जो है इनवर्स ऑपरेटर है fd का। 1/fdx is the function of x free from arbitrary constant which when operated by fd gives x। की अगर इस फंक्शन के साथ fd को मल्टीप्लाई कर दे तो एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेशन है, आपके पास सिंगल x आ जाएगा। अब आपने पढ़ना था कि आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये है आपकी जनरल फॉर्म इक्वेशन की। कैसे ये जनरल फॉर्म है? देखिए हमने क्या किया है, ये आपकी स्टैंडर्ड सिंबॉलिक फॉर्म थी इक्वेशन की। अब इसका ये जो y के प्रोडक्ट में पार्ट है इसको मैं मान लूं एनी पोलिनोमियल इन वेरिएबल d, तो उसको बाय नोटेशन इससे आगे अगर आपको इसे शॉर्टकट में एक्सप्लेन करना हो, एनी फंक्शन ऑफ d इंटू वाई इक्वल्स टू में फंक्शन ऑफ एक्स। इससे आप जनरली इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं यही लिख रही हूँ कि इस टाइप की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसका पीआई निकालने का क्या फार्मूला होगा। ये क्या करा मैंने, ये जो साइड में पोलिनोमियल थी इसे 1 में लिखा और मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर में राइट साइड वाला फंक्शन लिख दिया। अभी हम सिंपल रिजल्ट्स कर रहे हैं, एक्सरसाइज करने के बाद हम इन सभी थ्योरम्स का प्रूफ स्टडी करेंगे। अब 1/d किसी फंक्शन के साथ अगर मल्टीप्लाई में आ जाए तो उसका मीनिंग होता है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, और इस इंटीग्रेशन में आपको कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड नहीं करना है। तो यानी कि 1/d सिंबल हो गया इंटीग्रेशन करो लेकिन विदाउट एडिंग एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये एक फॉर्मूला है जिससे आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए यूज करेंगे। क्या है ये फॉर्मूला? 1/d माइनस अल्फा। बस ध्यान से इस फॉर्मूले को आपने लर्न भी करना है।
ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए यहाँ पर लीनियर फैक्टर होना चाहिए और ये एनी फंक्शन ऑफ एक्स। अब यूं समझ लीजिए कि यहाँ से इक्वल रख के आपने अल्फा की डी की वैल्यू निकाल ली अल्फा, तो बाहर है ई की अल्फा एक्स, अंदर है ई की माइनस अल्फा एक्स और ये कैपिटल एक्स। कोई कांस्टेंट ऐड नहीं करना और सिंपल इसका इंटीग्रेशन कर देना है। जो आंसर आएगा वो आपका इस टेक्निक से पीआई निकालने का एक मेथड हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ये अभी फॉर्मूला आप पढ़ ही चुके हैं, बस मैंने अल्फा की जगह ए लिख दिया है। और अब वो क्या कह रहा है, हेंस शो दैट कि कैपिटल एक्स की जगह अगर मैं ई की ए एक्स ले लूं तो फॉर्मूला ये बन जाता है, लेकिन इसको भी हम थ्योरम पार्ट में ही डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपने बस यही फॉर्मूला यूज करना है। फिर क्या दिया गया है कि अगर आपका एफ डी कुछ इस टाइप से फैक्टर्स की प्रोडक्ट हो तो 1/fd इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ऐसे केसेस सॉल्व करने के लिए हम उन्हें पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करके ईच फैक्टर के साथ एक्स अप्लाई करेंगे। अब ये देखिए, इस पर अबव फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, इस पर अबव फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, अ पर्टिकुलर इंटीग्रल इन सम स्पेशल केसेस। ये फॉर्मूला आप बहुत ही रेयर फ्यू क्वेश्चंस पे ही आपको अप्लाई करना है। नॉर्मली कुछ स्टैंडर्ड टाइप के फंक्शंस ही आपके पीआई के लिए यूज हो रहे हैं। उन स्टैंडर्ड टाइप के फंक्शन में सबसे पहली टाइप कौन सी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कि अगर आप पीआई निकाल रहे हैं 1/fd इंटू एक्स और कैपिटल एक्स फंक्शन एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या है कि 1 देख मैंने क्या किया है, जो यहाँ x का कोफिशिएंट था उसे d से रिप्लेस कर दिया, यानी कि d की वैल्यू a पुट कर दो। बस कंडीशन ये है कि यहाँ ये f ऑफ a क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो ये सबसे सिंपल फॉर्मूला है पीआई निकालने का कि जब भी आपने पीआई में एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो d की जगह x का कोफिशिएंट पुट कर दो, बस ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, नॉन जीरो। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर ये वैल्यू जीरो आ जाए तो उस केस को आपने कैसे हैंडल करना है। उस केस में आपका ये फॉर्मूला यूज होगा कि अगर एफ ऑफ ए जीरो है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, न्यूमरेटर में बाहर एक एक्स लिख दीजिए, 1 में सिंपल डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करना है कंसीडरिंग इट एज ए पोलिनोमियल। यहाँ u बाई वी का कोई मेथड अप्लाई नहीं होगा। डेरिवेटिव कर दिया, अब आपका क्वेश्चन बन गया ये, फिर वही जो यहाँ डेरिवेटिव करके आया है उसमें डी की जगह ए पुट कर दें और आप अपने आंसर को कैलकुलेट कर लें। तो यानी कि इस एक्सरसाइज में आपके दो टाइप के क्वेश्चंस हैं, या तो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो आपने डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा लेना है, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है तो आपने ये वाला फॉर्मूला जो मैं अभी पीछे मेंशन कर चुकी हूँ, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हुए पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करना होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम्पल से। मैं सबसे पहले आ जाती हूँ फर्स्ट एग्जाम्पल पे। अभी आपको क्लियरली दिख रहा है साइड में, राइट हैंड साइड में फंक्शन है कैपिटल एक्स का, तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है। स्टार्ट करने की टेक्निक आपकी वही फर्स्ट एक्सरसाइज जैसी यूज होगी कि पहला स्टेप इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो। तो यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव तो डी स्क्वायर 6d प्लस 25 वाई कॉमन रख लिया और राइट साइड एज इट इज। फिर सेकेंड स्टेप आपको लिखनी होती है ऑक्सिलरी इक्वेशन, वो होता है y का कोफिशिएंट। फैक्टराइजेशन करके रूट्स निकाल लिए, रूट्स आ गए -3 प्लस -4 आयोटा। अब इससे जो आप सॉल्यूशन लिखोगे वो बनेगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो e की पावर में रियल पार्ट -3x, तो यानी कि अल्फा है -3 और बीटा है 4, तो c1 cos 4x प्लस c2 sin 4x। ये काम आपका बिल्कुल सेम 4.1 एक्सरसाइज की तरह चला। अब मुझे निकालना है पीआई, तो राइट साइड का कैपिटल एक्स है ये, तो मैंने देखिए 1/fd वाली टर्म लिखी, fd मतलब जो ये पोलिनोमियल मल्टीप्लाई में थी, और राइट साइड वाला फंक्शन लिख दिया। ठीक है, अब ये कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो मैंने यहाँ पर d की जगह क्या पुट कर दिया 3, नॉन जीरो वैल्यू आ रही है, सिंप्लीफाई कर दिया तो यही बन गया आपका पीआई। तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, सी एफ प्लस पीआई, बस दोनों को प्लस में लिखना है और कोई भी आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी है। सेकेंड एग्जाम्पल ये था
बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए पहले इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया मैंने, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के बाद आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी, इसको 0 पुट करा, रूट आ गया 3 और 3, फिर आपने अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा। अब क्योंकि रूट रिपीटेड है तो c1 प्लस c2x e की पावर 3x। अब जो नया काम है वो आपका है पीआई। पीआई के लिए हम ये बुक का मेथड यूज नहीं कर रहे, ठीक है। हमें क्यों फैक्टराइजेशन बनाए जब हमारा डायरेक्ट इस एक्सप्रेशन से सॉल्यूशन हो सकता है। अब देखिए मैंने जो लिखा है आपके मेथड के अकॉर्डिंग मैंने एक्सप्रेशन लिखा एज इट इज। अब जैसे ही आप डी की जगह 3 पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाता है 0, केस फेल हो गया। तो उस केस में मैंने क्या बताया था, देखो आगे एक x लिख दो, जो ये डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल है इसका डेरिवेटिव लिख दो, और e की 3x या जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एज इट इज लिख दो। दोनों में से डेरिवेटिव डी स्क्वायर का 2d माइनस 6d का माइनस 6 और 9 का 0। फिर क्या करूं मैं, इन दोनों में से 2 कॉमन रख लूं। अब मैं फिर अगर इसमें अप्लाई करूं पीआई वाली डेफिनेशन इस ब्रैकेट वाले पार्ट में, तो जैसे ही आप डी की जगह 3 पुट करेंगे अगेन आपका केस फेल हो जाएगा। तो फिर हम अपनी डेफिनेशन लगाते हैं। देखो x/2 तो बाहर था ही, यहां से देखिए x/2 तो बाहर था ही, अब केस फेल्योर की वजह से एक x और आ गया तो ये बन गया x²/2। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, तो d का डेरिवेटिव 1, 3 का डेरिवेटिव 0, e की 3x। अब यहाँ तो d बचा ही नहीं, तो मतलब यही आपका क्या हो गया आंसर, ये आ गया आपके पास पीआई। यहीं भी सेम ऐसे ही आ रहा है, CF और PI को प्लस में लिख दिया, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। ऐसे ही सिमिलर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस इक्वेशन नोटेशन फॉर्म में लिखी, इसका कोफिशिएंट है उसको 0 रख के रूट्स आ गया 2 और 3, आपने सॉल्यूशन लिख दिया c1 e की 2x c2 e की 3x। किसी भी सॉल्यूशन को पहले और बाद में लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में कांस्टेंट से कोई इफेक्ट नहीं आता। ये अब आपने पीआई निकालना था इस फंक्शन का। बुक में ये फिर फैक्टराइजेशन करके इस टेक्निक से करा हुआ है, इंटीग्रेशन वाली टेक्निक से, लेकिन जब भी आपका फंक्शन एक्सपोनेंशियल होगा हम अपनी सिंपल टेक्निक को यूज करना प्रेफर करेंगे, इस कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक पर नहीं जाएंगे। देखिए यहाँ मैंने सॉल्यूशन किया है, ये था आपका फंक्शन, सिंपल क्या करूं, डी को किससे रिप्लेस कर दूं 4 से, ये आपका आंसर आ गया। देखिए यही बुक में आंसर है, CF और PI को प्लस में लिख दिया, ये आपका आंसर आ गया। फोर्थ एग्जांपल थोड़ा डिफरेंट है, मैं उसको बाद में लेती हूँ, पहले हम सिंपल वाले ही क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या चेंज हुआ, यहाँ फंक्शन 1 से 3 हो गए हैं, लेकिन तीनों ही फंक्शंस में से 2 फंक्शन तो एक्सपोनेंशियल हैं। और ये एक पॉइंट आपने नोट करना है, जब भी आपको पीआई किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या मान लेंगे कि कांस्टेंट फंक्शन के मल्टीप्लाई में e की पावर 0 इंटू एक्स है, और उसे एक्सपोनेंशियल का ही केस लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल वैसे ही सॉल्यूशन करते हैं, ये था फंक्शन, इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा तो ये d3 प्लस 1 बन गया। इसे इक्वल टू 0 पुट करके ये आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आई। सॉल्व करके आपने इसके फैक्टराइजेशन आप प्रॉपर करके दिखाएंगे कि -1 रूट बाय आपने हिडन ट्रायल कैलकुलेट करा, फिर डिवाइड करके आपने क्वाड्रेटिक बनाई। अब इस क्वाड्रेटिक पार्ट को आपने अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करा, और सॉल्व करने के बाद आपके पास ये 3 रूट आ गए। -1 रियल रूट है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने ये वाला टर्म लिखा। यहाँ पर अल्फा है 1/2 और बीटा है √3/2, उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन हमने अपनी वही 4.1 एक्सरसाइज के मेथड से लिख दिया, और ये बन गया आपका CF। पीआई का फॉर्मूला हो गया ये। जब भी पीआई में टर्म्स एक से ज्यादा हो प्लस में, तो तीनों के साथ उसे सेपरेट कर लो। 3 कांस्टेंट था बाहर रख लिया, और ये लिख दिया e की पावर 0 है। अब जरा देखिए जब इसे सॉल्व करोगे तो डी की जगह क्या पुट कर दोगे 0, आंसर आ गया। जब इसे सॉल्व करेंगे तो डी की जगह पुट करेंगे -1 जो कि 0 बन रहा है, यानी कि केस ऑफ फेल्योर, सिर्फ बीच वाली टर्म। इसे सॉल्व करेंगे तो डी की जगह क्या पुट कर देंगे 2 सॉल्व करके, यानी कि ये भी सॉल्व हो गया, ये भी, सिर्फ प्रॉब्लम है बीच वाले पार्ट में। तो यानी कि इस वाले पार्ट में आपका केस क्या हो रहा है, फेल। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैं बीच वाले पार्ट को, उसका तो आंसर एज इट इज लिख रही हूँ। इसे सॉल्यूशन करने के लिए x लिखा, 1 में न्यूमरेटर का क्या लिखना है, डेरिवेटिव, और मल्टीप्लाई का एक्सपोनेंशियल एज इट इज। तो अब जरा देखिए इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, d³ का डेरिवेटिव 3d², 1 का डेरिवेटिव 0।
अब यहाँ डी की जगह जैसे ही -1 पुट कर आपका आंसर आ गया, पूरा बन गया ये आपका पी। बस अब आपने क्या करना है, ये पूरा CF लिखा और प्लस में आपका पी लिख देना है, और कोई आपको सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं होती। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें फंक्शन यूज हो रहा है कॉस हाइपरबोलिक एक्स। एक्चुअल में आपको ये लगेगा कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स का भी आपके पास इस एक्सरसाइज में भी आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसे भी हमें उस इंटीग्रेशन वाले मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो टेक्निक की हेल्प से आपके एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो सकते हैं, और एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करने का मेथड आपने अभी जो एग्जांपल्स में यूज किया है बहुत सिंपल भी है। तो अब देखिए मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगी। पहले तो देखो मैंने सिंबॉलिक फॉर्म लिख ली, ऑक्सिलरी इक्वेशन को 0 पुट करा, +-1 वैल्यूज आ गई, और ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग C1 e की पावर x, C2 e की पावर -x आपका सॉल्यूशन बन गया। अब ये फॉर्मूले हैं, ये मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी मेंशन किए थे कि e की x इक्वल होता है cos हाइपरबोलिक x प्लस sin हाइपरबोलिक x के, e की -x इक्वल होता है cos हाइपरबोलिक x माइनस sin हाइपरबोलिक x के। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर दूं तो कोस हाइपरबोलिक एक्स आ जाएगा इसके इक्वल, इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो साइन हाइपरबोलिक। तो ये आपके पास दो जनरल फॉर्मूले आगे जिन्हें आपने लर्न करना है, ये आपके एक्सरसाइज में भी यूज होंगे कि जब भी पीआई सॉल्व करो और उसमें कॉस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक हो तो उन्हें इन फॉर्मूले से रिप्लेस कर लो। और ये दोनों फॉर्मूले आप लर्न कर लेंगे जब भी किसी क्वेश्चन में आपको साइन हाइपरबोलिक या कॉस हाइपरबोलिक का पीआई कैलकुलेट करना होगा, तो आप कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन से उसे रिप्लेस करेंगे और सिंपल सॉल्व कर देंगे। तो अब देखिए मुझे इसका पीआई कैलकुलेट करना था, कॉस हाइपरबोलिक की जगह मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया, दोनों को टर्म्स को सेपरेट कर लिया, 1/2 बाहर आ गया, एक के साथ ई की एक्स आ गया, एक के साथ ई की -x आ गया। अब जरा ध्यान से देखिए, इनका कोफिशिएंट 1 पुट करूं तो भी केस फेल हो रहा है, -1 पुट करें तो भी केस फेल हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए मैं डेफिनेशन लगाती हूँ, 1/2 तो बाहर था, x आपका आया फॉर्मूले से, अब मुझे लिखना है डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इंटू ई की एक्स, फिर x/2 डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ई की -x। अब यहाँ डेरिवेटिव क्या हो गया 2d, और यहाँ भी क्या हो गया 2d, यहाँ x की d की वैल्यू 1 और यहाँ d की वैल्यू -1 पुट कर दी, ये आपका पीआई आ गया, दोनों का सम कर दिया, जनरल सॉल्यूशन। लास्ट 7th एग्जांपल, इसमें क्या है, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या चेंज लगा आपको कि जहां अभी तक आपका y यूज होता था वहां x यूज हो रहा है, जहां अभी तक आपका x यूज हो रहा था वहां t यूज हो रहा है, रोल्स बस चेंज हुए हैं, क्वेश्चन वही है। ठीक है कि यहाँ पर a b और g तीनों ही पॉजिटिव नंबर है, बाकी कंडीशन हम बाद में देखते हैं, हमें इसका सॉल्यूशन करना है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन थी g/b x माइनस ga/b, तो ये जो कांस्टेंट टर्म थी जिसमें आपको याद हो अभी पीछे जब हम कर रहे थे तो हमने इक्वेशन जनरल फॉर्म में ऐसे लिखी थी, एफ डी वाई इज इक्वल टू एक्स, यानी कि जिस टर्म में भी y वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं था वो सारी राइट साइड पर ले गए। यहाँ y का रोल किसके पास है, x वेरिएबल के पास। तो देखिए इसमें x था, इसमें x था, इसमें x नहीं था, तो मैंने इसे राइट साइड पर लिख लिया, d2x/dt² को d² लिख दिया, तो नोटेशन फॉर्म में आपकी इक्वेशन बन गई। बस ये याद रखो कि जिसमें भी डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है वो राइट साइड पर ले जाओ। आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली तो ये क्या बन गई, प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट g/b। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखे तो रियल पार्ट तो 0 है, c1 cos अंडर रूट g/bt और c2 sin अंडर रूट g/bt। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आने के बाद अब आपको क्या करना है, पीआई निकालना है। पीआई का आपका यही फॉर्मूला होता है 1 जो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन मल्टीप्लाई में ये राइट साइड वाला फंक्शन। अब ये क्या है एक्चुअल में, कांस्टेंट, इसमें वेरिएबल t तो आया ही नहीं ना जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, तो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था जब भी कांस्टेंट आ जाए तो मल्टीप्लाई में ए की 0 t मान लीजिए और यहाँ d की जगह 0 से रिप्लेस कर दीजिए, सब कुछ कैंसिल होने के बाद आपके पास आंसर आ गया a। तो आपका ये बन गया कंप्लीट सॉल्यूशन। लेकिन अब हम इसे अपने आंसर से मैच करते हैं, जो हमें गिवन है उसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज नहीं हो रहा, यानी कि अब आपको ये जो कुछ कंडीशंस गिवन है इनकी हेल्प से इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। क्या है ये कंडीशन, x की वैल्यू है अल्फा,
dx बाई dt की वैल्यू है 0 जब t की वैल्यू क्या है 0। अब मैं ये कंडीशन यूज करती हूँ, x ये था आपके पास और मैंने क्या करा, इसी का डेरिवेटिव करके dx बाई dt भी निकाल लिया। तो देखिए cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन इंटू ये एंगल के जो मल्टीप्लाई में वो बाहर आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos और एंगल के मल्टीप्लाई में आ जाएगा और a कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब पहले इसमें t की जगह 0 और x की जगह क्या पुट करते हैं, अल्फा। देखो x की जगह अल्फा c1 cos 0 c2 sin 0 प्लस से sin 0 0 होता है तो यहां से c की वैल्यू आ गई अल्फा माइनस a। एक कांस्टेंट सॉल्व हो गया। दूसरी कंडीशन पे आ जाओ, t 0 है तब dx बाई dt भी क्या है 0। तो हम अपनी इस कंडीशन में t को 0 पुट करें तो देखो sin 0 0 cos 0 क्या हो जाता है 1, तो यहाँ से बच गया c2 अंडर रूट जी बाई बी और इधर 0। अब ये दो का प्रोडक्ट 0 है तो मतलब इनमें से कोई एक टर्म तो 0, लेकिन आपको याद हो स्टेटमेंट में गिवन था g और b दोनों ही ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब यानी कि तीसरा कांस्टेंट c2 ही क्या होगा यहाँ से 0। c2 की वैल्यू 0, c1 की वैल्यू अल्फा माइनस है, इस x1 में पुट कर दीजिए, सॉल्व करके आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट फोर्थ एग्जाम्पल पे जो भी हमने बीच में छोड़ा था। इसमें आपको ये इक्वेशन गिवन है। अब क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में और आपके बाकी क्वेश्चन में, इस पूरे ही चैप्टर में आपके पास ऐसा कोई मेथड नहीं है जिससे डायरेक्ट आप सेकंड का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सके। तो जब भी आपके पास कोई ऐसा फंक्शन हो जिसका पीआई निकालने का डायरेक्ट मेथड आपके पास नहीं है तो उस केस में आपको इंटीग्रेशन वाला मेथड ही यूज करना होगा। तो स्टार्टिंग प्रोसेस सीएफ निकालने की तो सेम देखो इक्वेशन लिखी सिंबॉलिक फॉर्म में, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन पुट कर दी, आपने 0 रखा, प्लस माइनस आयोटा ए आ गया और ये आपका सीएफ बन गया। यहां तक का काम आपका बिल्कुल ही सिंपल है। अब पीआई ये है। अब आपको याद हो मैंने इंटीग्रेशन वाला जो आपको फॉर्मूला सिखाया था वो सिर्फ लीनियर फैक्टर्स पे अप्लाई हो सकता है और यहाँ आपकी पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, तो ऐसे केसेस में हम उसे लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे और लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करने के बाद यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन सिंप्लीफाई करेंगे। ये प्रोसेस आपने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में कैलकुलस के पेपर में भी बहुत अच्छे से स्टडी की है, 11th-12th में भी आप स्टडी करते आए हैं, तो ये प्रोसेस मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, सभी टर्म्स को कर लिया सेपरेट। अब क्या करना है, एक बार इस टर्म पे ये फार्मूला और एक बार इस टर्म पे ये फार्मूला अप्लाई कर देना है। ठीक है, अब ध्यान से समझो इस फॉर्मूले को। d माइनस अल्फा यानी कि अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए पहले फैक्टर में अल्फा की वैल्यू क्या हो गई a आयोटा, तो देखो e की पावर a आयोटा x, वही लिखा मैंने, e की पावर माइनस a आयोटा x इंटू कैपिटल x मतलब कि सेकंड, उसे मैंने पुट कर दिया 1 बाय cos। अब दूसरे फैक्टर को इससे कंपेयर करूं तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस a आयोटा। ठीक है, तो इसलिए बाहर माइनस ए आयोटा एक्स आया और अंदर क्या आ गया आपका प्लस आयोटा ए एक्स और सेकंड को मैंने पुट कर दिया cos। अब मेन काम बस आपका क्या रह गया है, ये जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है ये सॉल्व करना। अब एक टर्म एक्सपोनेंशियल में है, एक टर्म कॉस में है, तो मैं दोनों ही टर्म को सिमिलर टाइप में कन्वर्ट कर लेती हूँ। ये फॉर्मूला मैंने आपको कैलकुलस में भी बताया हुआ है कि e की पावर आयोटा थीटा क्या होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और e की पावर माइनस आयोटा थीटा कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो मैंने देखिए e की माइनस आयोटा थीटा का और e की आयोटा थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, कोस को दोनों के अपोन में सेपरेट कर दिया, तो कोस बाय कोस तो बन गया 1, साइन बाय कोस बन गया टेंजेंट, ऐसे ही यहाँ आ गया। करने के बाद अब आपको करना है इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन x आयोटा एज इट इज, टेंजेंट का इंटीग्रेशन log cos ax और x का कोफिशिएंट डिवाइड में, सेम यहाँ कर दिया। अब काम है आपका सिंप्लीफाई करने का। सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए मैं फर्स्ट टर्म इकट्ठी कर लेती हूँ, सेकंड टर्म्स इकट्ठी कर देती हूँ। तो अब जरा इस ग्रुपिंग को ध्यान से समझिए, मैं फर्स्ट टर्म की बात कर रही हूँ, तो दोनों में से फर्स्ट टर्म्स में से क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो x कॉमन आ रहा है,
देखिए इस टर्म में से और इस टर्म में से x कॉमन आ रहा है और एक 1/2 आयोटा a कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बच जाएगा e की आयोटा ax, यहाँ से बच जाएगा माइनस e की आयोटा ax। अभी मैं इसी को ही सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, ये 2 आयोटा हम नीचे इसके नीचे ले जाते हैं, तो ये आपका फॉर्मूला होता है साइन ax का। कैसे आता है, जैसे ये वाला जो फॉर्मूला है e की आयोटा थीटा की वैल्यू और e की माइनस आयोटा थीटा की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके 2 आयोटा से राइट साइड भी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और 2 आयोटा डिवाइड में ले आएंगे, तो राइट साइड पर आपका साइन थीटा बच जाएगा। तो ये इस फॉर्मूले से मैंने डिराइव किया है। देखो यहाँ पर भी मेंशन है कि साइन थीटा इसके इक्वल होता है कोस थीटा की। दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो कॉस की वैल्यू आ जाती है, सब्ट्रैक्ट करें तो साइन की वैल्यू आ जाती है, तो ये बन गया साइन ax, यानी कि आपकी फर्स्ट टर्म सोल्व। अब आ जाओ सेकेंड टर्म पे। सेकेंड टर्म के लिए देखो, अब ध्यान से देखते हैं इन दोनों टर्म में से, तो आयोटा, ये वाला जो आयोटा है ब्रैकेट के बाहर जो डिनोमिनेटर में आयोटा होगा उससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, log cos ax दोनों में ही है, मैंने कॉमन रख लिया। 1/2 a और एक अंदर a स्क्वायर कॉमन आ गया, और इधर बची एक तो ये टर्म, बाहर माइनस अंदर माइनस, बीच में साइन आ गया प्लस का। इस 2 को अंदर ले गए और ये बन गया cos ax, यानी कि ये आ गया है आपका रिक्वायर्ड पीआई। CF और PI को हमने प्लस में लिख दिया, आपका आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। अब एक बार एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, तो जब आप अपनी एक्सरसाइज देखेंगे इन सभी क्वेश्चन में आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 0 को आप क्या मान के चलोगे, e की पावर 0 × x। आगे आ जाइए, साइन हाइपरबोलिक x का मैंने फॉर्मूला बता दिया, उससे आप इसे कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल में और सॉल्व कर देंगे। सेम काम आप यहाँ करेंगे, यहाँ एक्सपोनेंशियल, अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी आपने कन्वर्ट ही करना है। आप e की 2x है बाहर, कोस हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला है e की x प्लस e की माइनस x और अपोन में 2। क्या करें, ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन गया, बेस सेम, पावर ऐड हो जाएंगी, e की 3x प्लस e की x/2। तो यानी कि ये जो आपका फॉर्मूला ये था, ये अब कन्वर्ट हो गया इसमें, जो कि सिंपल सॉल्व हो सकता है। e की 2x e की 3x सिंपल सॉल्व हो जाएंगे। कॉसिकेंड सिकेंड और सिकेंड वाला जो केस है, और ये कॉसिकेंड की पावर e की माइनस x वाला जो केस है, ये 4 केस आपको डायरेक्ट सॉल्व नहीं होंगे। ये जो मैंने अब इंटीग्रेशन वाला मेथड बताया आप उससे सॉल्व करेंगे। इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन जो मेथड्स हैं वो वाली टेक्निक्स आपकी यूज होकर सॉल्व हो जाएंगे, और ये आपके एग्जैक्ट थ्योरम ही है, जिसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, आपका कंप्लीट हो जाएगी एक्सरसाइज। थैंक यू।